इतिहास जगत में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। मेरे पास जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के सिलसिले में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हम चर्चा कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की पृष्ठभूमि की, उसके प्रारंभिक जीवन की। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त की जीवनी पर विशेष प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है महावंश टीका। इसके अनुसार चंद्रगुप्त की माता मौर्य नगर के राजा की रानी थी। कालांतर में एक राजा ने मौर्य नगर पर आक्रमण किया और उसके राजा को मार डाला। उस समय चंद्रगुप्त की माता गर्भवती थी। सुरक्षा के निमित्त वह अपने भाई के पास पुष्पपुर चली गई। पुत्र होने पर उसने उसे एक उखली में रखकर एक स्थान पर फेंक दिया। वहां चंद्र नामक एक वृषभ ने उसकी रक्षा की। इसी से उसका नाम चंद्रगुप्त यानी चंद्र द्वारा रक्षित पड़ा। कालांतर में उसे एक गोपालक ले गया। कुछ समय पश्चात उस गोपालक ने उसे एक शिकारी को दे दिया। उस शिकारी के गांव में रहता हुआ चंद्रगुप्त एक दिन राजकीय खेल खेल रहा था। इस खेल में वह राजा बना और अपने अन्य साथियों को उसने विभिन्न पद दिए तथा उनकी सहायता से कुछ अभियुक्तों का न्याय करने लगा। इस खेल में वह राजा बना और अपने अन्य साथियों को उसने विभिन्न पद दिए तथा उनकी सहायता से कुछ अभियुक्तों का न्याय करने लगा। उसी समय दूर खड़ा चाणक्य यह सारा खेल देख रहा था। वह बालक चंद्रगुप्त की सहज प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने शिकारी को 1000 कारशापण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। तत्पश्चात 6-7 वर्ष तक अपने साथ रखकर उसने राजकुमार को भली भांति शिक्षा दी। कालांतर में नंद वंश का विनाश कर उसने उसे मगध का शासक बनाया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी प्रायः महावंश की टीका के समान ही चंद्रगुप्त के जीवन की कथा मिलती है, प्रारंभिक जीवन की कथा मिलती है। इन विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कष्टमय एवं साहसिक रहा है। उसने अपने प्रतिभा की सहायता से अपने जीवन का मार्ग तैयार किया था। यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त की प्रारंभिक जीवनी के विषय में कोई विवरण नहीं मिलता। एकमात्र जस्टिन का यही उल्लेख महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त अंबल ओरिजिन में उत्पन्न हुआ था, परंतु वह राज्य प्राप्त करने के लिए लालायित था। इसके लिए उसे एक शकुन अथवा संकेत से प्रेरणा मिली थी। प्रायः जिस ग्रंथ में भी नंदराज अथवा चंद्रगुप्त का उल्लेख हुआ है उसमें चाणक्य का नाम भी विद्यमान है। यूनानी लेखों को छोड़कर प्रायः सभी ग्रंथ नंद वंश का विनाशक चाणक्य को ही मानते हैं, परंतु दुर्भाग्य से इस युग पुरुष की भी प्रारंभिक जीवनी का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। पुराण टीकाकार, मुद्रा राक्षस तथा कथा सरित सागर द्वारा उसके जीवन के विषय में और
उसने जो नंद वंश का विनाश किया तथा चंद्रगुप्त को राजा बनाया जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ उसके प्रारंभिक जीवन वृत्त का वर्णन फिर भी नहीं करते। उसके जीवन वृत्त के लिए भी हम ब्राह्मण ग्रंथों से इतर ग्रंथों के आभारी होंगे। महावंश टीका का कथन है कि चाणक्य या चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण का पुत्र था। वह त्रिवेदज्ञ, शास्त्र पारंगत, मंत्र विद्या विशेषज्ञ तथा प्रख्यात नीतिज्ञ था। पिता की मृत्यु के पश्चात माता के भरण पोषण का भार उसी पर पड़ा। मित्रों, चंद्रगुप्त और चाणक्य की प्रारंभिक जीवनी के विषय में हमें विभिन्न प्रकार के मत पढ़ने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। हम स्पष्ट नहीं हैं कि इन दोनों व्यक्तियों का प्रारंभिक जीवन कैसा था, लेकिन इन दोनों ही व्यक्तियों ने भारत के इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसलिए हमें इनके विषय में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करनी चाहिए। चूंकि ये दोनों ही व्यक्ति इतिहास को बदलने वाले थे, इतिहास को अपने अनुसार मोड़ने वाले थे, इसलिए इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में विभिन्न प्रकार की बातें भी सुनने को मिलती है। चाणक्य के लिए कहा गया है कि एक दिन उसने अपनी मां को रोते पाया। कारण पूछने पर उसकी मां ने उससे कहा कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा है। तुम छत्र धारण करने तथा राजशक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? परंतु मुझे भय है कि कहीं राज कार्यों में पड़कर तुम मुझे भूल न जाओ। इसी आशंका से मैं रोती हूं। इस पर चाणक्य ने पूछा कि आखिर मेरे शरीर के किस भाग पर लक्ष्मी अंकित है? मां ने उत्तर दिया, दांतों पर। यह सुनकर चाणक्य ने अपने दांत तोड़ डाले और मां के पास रहकर उसकी सेवा करने लगा। एक बार चाणक्य पुष्पपुर गया। वहां नंदराज ने एक भुक्तिशाला बनवाई जिसमें वह ब्राह्मणों को दान किया करता था। वहां नंदराज ने एक भुक्तिशाला बनवाई थी जिसमें वह ब्राह्मणों को दान दिया करता था। यह समाचार पाकर चाणक्य उस शाला में गया और प्रमुख ब्राह्मण के आसन पर जा बैठा। नंदराज ने जब भुक्तिशाला में प्रवेश किया तो वह एक कुरूप ब्राह्मण को मुख्य आसन पर बैठे देखकर क्रुद्ध हो गया और उस पर से उसे हटवा दिया। चाणक्य ने अपमान से कुपित होकर नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा की और वहां से चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह एक उपयुक्त राजकुमार की खोज में निकला जो नंदों के नाश के पश्चात सिंहासन पर बिठाया जा सके। घूमता घूमता वह शिकारियों के गांव में पहुंचा। घूमता घूमता वह शिकारियों के गांव में पहुंचा। वहां उसकी चंद्रगुप्त से भेंट हुई और वह उसे अपने साथ ले आया। अन्यान्य साक्ष्यों को देखने से चाणक्य के विषय में विविध बातें ज्ञात होती हैं। बौद्धों की विंशथपकाशिनी के अनुसार वह तक्षशिला निवासी था, परंतु जैन परिशिष्ट पर्वन और आवश्यक सूत्र के अनुसार वह गोल विषय में चणय नामक ग्राम में उत्पन्न हुआ था। जैन बृहत कथा कोश पाटलिपुत्र को उसका पुरातन पैतृक स्थान मानता है। इसी ग्रंथ में उसके पिता का नाम कपिल दिया हुआ है। सुख बोधा का कथन है,
सुख बोधा का कथन है कि यद्यपि चाणक्य का पिता जन्म से ब्राह्मण था, तथापि वह जैन धर्म का अनुयायी था। जिस समय चाणक्य उत्पन्न हुआ तो उसके मुख में पूर्ण विकसित दंत पंक्ति को देखकर सभी को आश्चर्य हुआ, परंतु जैन भिक्षुओं ने बताया कि वे दांत राजत्व के बोधक हैं। किसी दिन चाणक्य राजा बनेगा। चाणक्य का पिता जैन था, अतः स्वभाव से ही वह संसार के प्रति विरक्त था। जैन भिक्षुओं ने भविष्यवाणी की कि चाणक्य अब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा राज्य करेगा, अर्थात वह किसी अन्य को राजा बनाएगा, परंतु वास्तविक राजसत्ता परंतु वास्तविक राजसत्ता उसी के हाथ में रहेगी। युवा होने पर चाणक्य का विवाह कर दिया गया। वृहत कथाकोश के अनुसार उसकी पत्नी का नाम था यशोमती। एक बार किसी समारोह में यशोमती को जाना पड़ा। उसमें उसकी अन्य विवाहिता बहनें भी आई थीं। निर्धनता के कारण यशोमती की वेशभूषा अति दीन थी। उसकी दीन अवस्था को देखकर सभी बहनों ने उसका उपहास किया। इस पर उसके हृदय पर बड़ा आघात लगा। वह रोती हुई घर आई और उसने सारा वृत्तांत चाणक्य से कहा। उसी दिन से चाणक्य ने धनार्जन करने का निश्चय किया। घूमता घूमता वह पाटलिपुत्र पहुंचा। वहां उसे ज्ञात हुआ कि नंदराज ने एक दानशाला खोल रखी है, अतः वह वहां गया और पंडित प्रवर होने के कारण दानशाला में अग्रासन पर जा बैठा। तत्पश्चात नंदराज आए। उन्होंने चाणक्य की कुरूपता से खिन्न होकर उसे अग्रासन से शिखा पकड़कर उतरवा दिया। चाणक्य इस अपमान से आग बबूला हो गया। उसने तत्क्षण नंदवंश के सान्वय नाश की प्रतिज्ञा की। जिस समय वह यत्र तत्र परिभ्रमण कर रहा था, उसी समय वह एक ग्राम में पहुंचा जहां उसकी चंद्रगुप्त से भेंट हुई और वह उसे अपने साथ ले आया। प्रायः प्रत्येक भारतीय साक्ष्य किसी न किसी रूप में चाणक्य और चंद्रगुप्त का उल्लेख करता है। इस योग ने न केवल दोनों के जीवन को वरन भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त में सहज प्रतिभा और महत्वाकांक्षा थी। इसका उल्लेख सभी साक्ष्यों ने किया है। उधर विविध ग्रंथों के अनुसार चाणक्य विविध विद्याओं का महापंडित एवं प्रगाढ़ कूटनीति का ज्ञाता था। बल और बुद्धि के इन दो प्रतीकों का योग किसी भी विरोधी शक्ति का सफलतापूर्वक सामना कर सकता था। यही हुआ। उधर विविध ग्रंथों के अनुसार चाणक्य विविध विद्याओं का महापंडित एवं प्रगाढ़ कूटनीति का ज्ञाता था। बल और बुद्धि के इन दो प्रतीकों का योग किसी भी विरोधी शक्ति का सफलतापूर्वक सामना कर सकता था। यही हुआ। इनके सम्मिलित प्रयत्नों ने पहले विदेशियों द्वारा आक्रांत पश्चिमी भारत की पुण्य भूमि को स्वतंत्र किया और उसके बाद आतताई नंद वंश का विनाश कर मगध को मुक्त किया। इस विषय पर मतभेद है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहले मगध जीता या पंजाब जीता। इसका प्रमुख कारण यह है कि यूनानियों ने एकमात्र पंजाब विजय का उल्लेख किया है और भारतीय ग्रंथों ने एकमात्र मगध विजय का। ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित करना कुछ कठिन हो जाता है कि पहले उनके द्वारा कौन सा प्रदेश जीता गया।
अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब जीता, कोई कहता है कि उसने पहले मगध जीता, कोई कहता है कि उसको पंजाब में विफलता मिली, कोई कहता है कि उसको मगध में विफलता मिली। इस विषय में गहराई से विचार करना होगा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पहले पंजाब को जीता था या मगध को जीता था। इस बिंदु को इस रूप में भी देखना पड़ेगा कि पहले उसने आक्रमण कहाँ किया था। पहले आक्रमण करना और पहले जीतना दो अलग अलग बातें हैं। हम देखेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों ने, चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने मिलकर भारत के इतिहास को एक नया रूप दे दिया था। भले ही यह रूप पहले मगध पर आक्रमण करने से आया हो या पहले पंजाब पर आक्रमण करने से आया हो, इस बात से भी कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि पहले इन लोगों ने मगध को जीता था या पहले इन लोगों ने पंजाब को जीता था। जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि इन दोनों ने मिलकर भारत में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसके अंतर्गत भारत एक सूत्र में आबद्ध हो गया। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अगले इतिहास पाठ के लिए हमारी मुलाकात हो, तब तक के लिए आप अपने इस साथी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।